guys and welcome back to the another video of our channel Commerce Unlocked। ये नया चेहरा कौन है? मेरा नाम है हार्दिक मालविया और मैं आपको इस चैनल पे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। जो यह मेरा पहला वीडियो है जो मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इसके अंदर अपन लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर नेशनल इनकम अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप चैनल को तो जानते हैं, चैनल का नाम क्या है? कॉमर्स अनलॉक। तो अपन लोग नेशनल इनकम को बिना किसी देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और नेशनल इनकम को समझते एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, उसके बाद नेशनल इनकम का जो भी फॉर्मूलास रहेंगे, अपने बेसिक फॉर्मूला तो मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो आपका जैसे आगे बढ़ के हो गया 3 मेथड्स आते हैं नेशनल इनकम के अंदर, उसको अपन अगले पार्ट्स में कवर कर लेंगे और अपन बहुत ही जल्द उसका वीडियो लेके आएंगे। बिना किसी देरी को करते हुए अपन लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है मैंने पूरी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख रखी है। ठीक है, लेकिन अब इसको समझना कैसे? इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले 2 इनकम का मतलब समझना पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको आसानी से समझाऊंगा, मैप के अंदर भी समझाऊंगा। ठीक है, अपन लोग पहले वो 2 इनकम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको समझेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है, अपन तो डेफिनेशन खुद बनाना सीखेंगे। ये लिखा हुआ है, आपको खुद बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं वीडियो को स्लाइड्स को आगे करता हूं। ये 2 टाइप की इनकम होती है आपके सामने। पेन चेंज कर लेते हैं अपन, पेन का कलर रेड रखते हैं। तो 2 टाइप की इनकम होती है आपकी। सबसे पहले इनकम बहुत तरह की होती है, आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी जो अपने को नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर पढ़नी है वो 2 टाइप की इनकम है। सबसे पहले इनकम होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफरेबल इनकम। अब ये क्या होती है मैं समझाता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने 11th में एक चीज तो पढ़ी होगी। ठीक है, 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी सबने। मैं उसके अंदर एक चीज बताता हूं, अपन लोगों ने वो पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अपन प्रोडक्शन को पूरा नहीं लिखेंगे, प्रोडक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे। इसके 4 चीजें थी, अपन ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 4 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला लैंड, दूसरा अपन लोगों ने पढ़ा था लेबर, तीसरा अपन ने पढ़ा था कैपिटल, और चौथा नंबर पढ़ा था अपन ने एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योर को ENT लिख रहा हूं, जिसको शॉर्ट में बोल देंगे बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये चारों चीजें अलग कलर से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर, ये लैंड, लेबर, कैपिटल। अब इनको कुछ तो इनकम मिलती होगी। ठीक है, ये मतलब जो व्यक्ति हैं ये काम करते हैं, कुछ काम करके इनको जो इनकम प्रोड्यूस होती है, इनकी कुछ जनरेट इनकम होती है। तो लैंड जो रहता है, लैंड, इसको क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। ये सब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज के अंदर। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जी सर, बिल्कुल मिलता है। आगे एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये अपन ने 4 तरह की इनकम पढ़ी थी आपने। इसको अपन बोल देंगे LLCE, और इससे जो एक छोटा सा निमोनिक जनरेट हो जाएगा इनकी इनकम के लिए, RWIP। अब जैसे कि आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, आप अकाउंट्स के अंदर अगर कैश फ्लो पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर इनकम्स आएंगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आप P&L का फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो उस सब मैंने एक छोटा सा निमोनिक जनरेट करा था, रॉ वर्क इन प्रोग्रेस, तो RWIP। इससे आपका ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो लेबर को क्या मिलता है? लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो 4 तरह की इनकम होती है, इसी इनकम को अपन लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं फैक्टर इनकम तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब ट्रांसफर इनकम में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, सीधी बात। अब आप लोगों ने देखा लड़कियां कन्या जिमने जाती थी। ठीक है, जाती थी क्या, अभी भी जाती हैं, छोटी छोटी कन्याएं। उनको वहां पे कन्या जिमने में कुछ 5 रुपए मिल जाते हैं, कुछ 10 रुपए। आजकल का थोड़ा मॉडर्न जमाना हो गया तो 20 रुपए भी दे देते हैं। ठीक है, तो उनको फ्री कमाई की मिल रही है ना, फ्री की कमाई मिल रही है, बस जाके खाना है और फ्री का पैसा लेके आना है।
ठीक है। उसी प्रकार से जो अपने ओल्ड एज पीपल हो गए, जो सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए, इनको पेंशन्स मिलती है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो उनको पेंशन्स मिलती है, वो फ्री में ही मिल रही है ना, उसके लिए वो कोई प्रोडक्टिव वर्क तो कर नहीं रहे। स्कॉलरशिप मिल गई, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके लिए उसने कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं करा है, लेकिन स्कॉलरशिप एक फ्री फंड की इनकम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, पेंशन, केवल एक पेंशन का एग्जांपल लिख रहा हूँ। पेंशन वो भी कौन सी, ओल्ड एज की, ठीक है। अलग अलग विडो पेंशन्स मिलती है, ओल्ड एज पेंशन्स मिलती है, ठीक है। कोई अगर अपना विकलांग रहता है उसको भी पेंशन मिलती है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो ये जो फ्री फंड की कमाई है ये ट्रांसफर इनकम है, और जो भी प्रोडक्टिव वर्क करके जो कमाई करी जाएगी उसको आप लोग बोलेंगे फैक्टर इनकम। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो फैक्टर इनकम के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, RWIP। और ट्रांसफर इनकम के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इन दोनों इनकम का क्या मैंने आप लोगों को क्यों समझाया, अभी अपने को डेफिनेशन बनाना सीखना है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो फैक्टर इनकम की बात हुई है इसके अंदर, अरे हाँ यार फैक्टर इनकम की तो बात हुई है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा और थोड़ी सी रेसिडेंट वगैरह की बात हो रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपन नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझेंगे। ये एक टिपिकल सा इंडिया का मैप ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अभी ये मैंने मैप क्यों लोड करा है, 2 सेकंड में बता रहा हूं। सपोज करो एक व्यक्ति है, रेड कलर ले लेते हैं, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है रामलाल, ठीक है। इसकी ये दो छोटी छोटी सी आंखें, एक प्यारा सा मुंह, ये रामलाल है, ठीक है। अब ये जो रामलाल है ये रहता है इंडिया में, और ये एक इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट। उसके बाद एक व्यक्ति है, इसका नाम है शिंगशोंग, ठीक है। इसका थोड़ा सा मुंह थोड़ा हो गया है लेकिन अपन थोड़ा एडजस्ट कर लो। इसका नाम है शिंगशोंग, ये चाइना का रेसिडेंट, ये चाइना का रहने वाला है लेकिन अभी काम इंडिया में कर रहा है, चाइना रेसिडेंट, ठीक है। उसी प्रकार से ये यूएसए कंट्री में लोगों के सामने बना रहा हूं, एक छोटी सी यूएसए कंट्री है यहाँ पे, इसको मान लीजिए आप लोग ये यूएसए है, ठीक है, यूएसए। यहाँ पे भी 2 व्यक्ति रहते हैं, दोनों व्यक्तियों को बना लेते हैं। ये पहला व्यक्ति है, ये आपका है इंडियन, और एक ये दूसरा व्यक्ति है, ये कौन सा है, यूएसए का रहने वाला है, यूएसए का रेसिडेंट है, ठीक है। एक इधर बना लेते हैं, चलो एक और कंट्री ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ये यहाँ पे श्रीलंका आता है, श्रीलंका के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है, ये व्यक्ति इंडिया का है, ये इंडियन है, और एक लेट सपोज एक और व्यक्ति रहता है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। वो कहाँ का है, वो श्रीलंका का है, मैं श्रीलंका को ऐसे लिख रहा हूं। अब मैंने ये इतने सारे क्यों बनाए व्यक्ति, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए, नेशनल इनकम उस इनकम को बोलते हैं, उस फैक्टर इनकम को बोलते हैं जो कि एक नॉर्मल इंडिया का रेसिडेंट हो, ठीक है। ये तो इंडिया का रेसिडेंट है, सभी को समझ में आ रहा है, ये भी इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन अब इंडिया का रेसिडेंट भी कौन, जो 1 साल में कभी ना कभी आए, विद इन 1 ईयर। ये यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूं मैं, हाँ, विद इन 1 ईयर। अब जैसे प्रेसिडेंट के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, अपन इनकम टैक्स पढ़ोगे आप आगे जाके, तो उसके अंदर आपको आएंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद अगर आप लॉ में पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ोगे, उसके अंदर भी आपको रेसिडेंट की शर्तें दे रखी रहती हैं। लेकिन अपन अभी 12th क्लास में, जो 12th क्लास के बेस का पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये यहाँ पे ना विद इन 1 ईयर में होनी चाहिए इनकम, और ये आपको मैंने इंडिया का व्यक्ति बता दिया, ये व्यक्ति इंडिया का है, ये तो यूएसए का, तो इसका अपने को कोई काम नहीं है, क्यों, आगे बताऊंगा, ठीक है। श्रीलंका का व्यक्ति है, इसके अंदर आपको इंडिया के व्यक्ति का काम है, इंडिया के व्यक्ति को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं, इस व्यक्ति का काम है, आपको इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। क्यों काम नहीं है मैं बताता हूं आगे, ठीक है। सो नेशनल इनकम उस फैक्टर इनकम को बोलते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंडिया का रेसिडेंट कमाए, ठीक है। वो कहीं भी कमाए, चाहे वो इंडिया में कमाए, चाहे वो इंडिया के बाहर कमाए,
लेकिन वो बस एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिया का रेसिडेंट भी क्यों, 1 साल के अंदर क्यों, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर लाई करना चाहिए। अगर वो इंडिया के अंदर लाई नहीं कर रहा है उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो वो एक इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब जैसे एक व्यक्ति है, वो आपका ओमान मस्कत गया, गल्फ कंट्री में गया, वो वहीं रह गया, 2 साल रहा, ठीक है, 2 साल के लिए रहा, तो वो नॉर्मल इंडिया का रेसिडेंट तो नहीं कहा गया, ठीक है, वो तो बाहर का हो गया ना, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वो बाहर रह रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो मन है, ये व्यक्ति का जो मन है, जिसका माइंड है, वो तो सोच रहा है यार इंडिया में खर्चा करना चाहिए मुझे, और ये ना हर 1-2 महीने में इंडिया आता रहता है, और ये इंडिया में आके खर्चा करता रहता है, अपने पैसे इंडिया के अंदर खर्च करता रहता है, तो ये एक इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। क्यों, ये क्योंकि एक इसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो मतलब इसका मन है, वो इंडिया के अंदर लाई कर रहा है, भले ही ये रहे ओमान मस्कत के अंदर रहा है, ये कंट्री का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओमान, ठीक है, वो भले ही इंडिया के ओमान के अंदर रह रहा है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर लाई कर रहा है, तो ये इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने इतने सारे व्यक्ति बना दिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई थिंक सो, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन, जिस व्यक्ति का काम नहीं है। यूएसए के अंदर रहने वाले व्यक्ति का अपने को कोई काम नहीं है, क्योंकि ये यूएसए के अंदर ही खर्चा करेगा, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका के व्यक्ति का अपने को कोई काम नहीं है, ठीक है। इधर से कौन, चाइना के रेसिडेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी इंडिया के व्यक्ति हैं, जो भी इंडिया के व्यक्ति हैं, वो चाहे यूएसए में कमाए, चाहे वो श्रीलंका में कमाए, चाहे वो चाइना में कमाए, चाहे वो रशिया में कमाए, वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। अब डेफिनेशन बनाना सीखें। नेशनल इनकम उस इनकम को बोलते हैं जो कि एक नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट कमाए, फैक्टर इनकम, ठीक है, या तो वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में कमाए, या वो इंडिया के बाहर कमाए। इसको एक डोमेस्टिक या तो इकोनॉमिक टेरिटरी बोल लोगे, या तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी बोल लोगे ना, ये जो भी इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, आ रही है ना बात समझ, ये पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन है, इंडिया का। नेशन कौन, इंडिया, अभी अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अब डेफिनेशन बनाना सीख गए, अब अपन पढ़ते हैं, सेम वही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। नेशनल इनकम इज द समेशन ऑफ, ये समेशन वर्ड जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको सम करना जरूरी है। समेशन कैसे, अब जैसे रामलाल का अपन ने एग्जांपल लिया था, रामलाल ने अगर 100 रुपए कमाए, उसके बाद एक श्यामलाल है, वो चाइना का व्यक्ति, तो चाइना के व्यक्ति की इनकम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सपोज कर एक छोटा सा व्यक्ति इधर राहुल नाम का रहता है, जो यूएसए के अंदर रहता है, लेकिन वो है इंडिया का, ठीक है, उसने 20 रुपए कमाए, तो उसका भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर 2 व्यक्तियों का एग्जांपल ले, तो ये समेशन हो गया, 120 रुपए, ये टोटल सम हो गया, ठीक है। इतनी बात तो आप लोग 5th क्लास में भी सीखते थे, 3rd क्लास में भी सीखी है, ठीक है। तो नेशनल इनकम उस समेशन को बोलेंगे ऑफ ऑल टोटल फैक्टर इनकम, या फैक्टर इनकम भी जरूरी है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, फैक्टर इनकम वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। नेशनल इनकम इज द समेशन ऑफ ऑल टोटल फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर लाई कर रहा हूं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन। आ गई बात समझ में। अब एक इसके अंदर नोट है, एक छोटा सा नोट है, इससे आपको बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उसको कौन जनरेट कर रहा है, हु जनरेट्स इट, नो मैटर हु जनरेट्स इट, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो नेशनल इनकम का मतलब सीधी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतने सारे अपन ने एग्जांपल लिए, थोड़ा सा ह्यूमर भी हो गया है, ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है। मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, ओह सॉरी, जितना भी मैंने ये चित्रकारी कर दी थी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप उससे ले सकें। चले आगे बढ़े, तो चलो, नेशनल इनकम का आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हूं मैं, लेकिन वो कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि अपन लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ समझ लिया है। अब आगे अपन डोमेस्टिक इनकम को पढ़ेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, उन दोनों को अपन डिफरेंस करेंगे और दोनों को साथ में समझेंगे। आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसे। ये इंडिया का मैप समझ लिया था अपन लोगों ने। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है।
डोमेस्टिक इनकम क्या होता है मैं आप लोगों को वो भी समझा देता हूँ। इंडिया का मैप वापस से आ गया आपके सामने, ये बार बार इंडिया का मैप आ रहा है। अब इसको समझ ले रहे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। सपोज करो अभी वापस से वही एग्जांपल लो, ये व्यक्ति कौन है, इंडिया का, ठीक है, इसका नाम तो रामलाल है, आप लोगों को याद ही है, ये इंडियन है, ठीक है। इस बार है ना तमिलनाडु में भी व्यक्ति रहता है, वो है ना रशिया से आया है, ये रशिया का है, ठीक है। ये यहाँ पे एक व्यक्ति रह रहा है, वो जापान से आया है इंडिया में काम करने, ठीक है। ये इंडियन नहीं है मतलब, ठीक है, ये भी इंडियन नहीं है, ठीक है। अब एक यूएसए बना लेते हैं अपन, ये यूएसए है, यूएसए के अंदर भी एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, यूएसए के अंदर भी एक व्यक्ति रहता है, ये इंडिया का है, ठीक है। इधर एक चाइना ले लेते हैं, यहाँ पे चाइना है, चाइना के अंदर भी व्यक्ति है, वो इंडिया का रहने वाला है, ठीक है। तो अब की बार मैं किसको क्रॉस करूंगा, अब मैं इन दोनों को क्रॉस नहीं करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ये मैंने माना, लेकिन इन दोनों को क्रॉस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने को सॉरी इन दोनों को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, हाँ इट्स माय मिस्टेक, ये इंडिया वाले व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब डोमेस्टिक इनकम की कुछ शर्तें रहती है। डोमेस्टिक इनकम के अंदर सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा एक डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया का एक ट्राइंगल टाइप से शेप होता है, ये आप लोग मानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये इतना इंडिया है, ये एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो इसके अंदर जो भी व्यक्ति आके कमाए पैसा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंडिया के बाहर का हो, कोई भी पैसा कमाए आके, वो जापान का हो चाहे वो रशिया का हो चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो, वो उसकी इनकम जो भी टोटल रहेगी वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट होगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम की कोई शर्तें नहीं है इसके अंदर, बस एक ही शर्त है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया जाना चाहिए पैसा। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है, ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट का पॉइंट है, ठीक है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, हो सकता है कि आपको समझ ना आए, लेकिन मैं समझाऊंगा। ये इंडिया के व्यक्ति को हटा दें, इसका कोई काम नहीं है अभी अपने को, चाइना में है वो तो, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी में बताते तो ये तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक टेरिटरी है अपने इंडिया की, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी, ये बात मानते हैं आप लोग। अब इसके अलावा कुछ कुछ रिक्स होते हैं, कुछ कुछ कंटेनर्स होते हैं जो अपने सी होता है, जो समुद्र होता है, जैसे अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अगर इसके अंदर कुछ रिक्स हैं, कंटेनर्स हैं जो कि यहाँ पे समुद्र में पड़े हुए हैं, लेकिन वो है इंडिया की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सपोज करिए आप इतना बड़ा रिक्स है, इतना बड़ा कंटेनर है जो वहां सी के अंदर, ये बे ऑफ बंगाल है आपको याद है, ठीक है। तब ये रिक्स है, ये रिक्स है, कंटेनर्स है। अब जो समुद्र के अंदर हैं तो ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। उसी तरीके से एक और, अगर यूएसए है आपका, सपोज करिए यूएसए है, एम्बेसी नाम सुना आप लोगों ने, एम्बेसी, जिन लोगों को नहीं पता हो उन लोगों को बता दिया जाए कि यूएसए के अंदर जो भी इंडिया का काम करना रहता है छोटा मोटा, अब जैसे इंडिया से रिलेटेड कुछ भी यूएसए में के अंदर काम करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट है ना एम्बेसीज खोलती है। अब ये हर कंट्री में है, चाइना के अंदर भी इंडिया की एम्बेसी होगी। अब इंडिया के अंदर भी जो दिल्ली आता है, दिल्ली, उसके अंदर कैनॉट प्लेस के अंदर आपको यूएसए की एम्बेसी मिल जाएगी, चाइना की एम्बेसी मिल जाएगी, रशिया की एम्बेसी मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार की एम्बेसीज मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से यूएसए के अंदर भी एम्बेसी होगी इंडिया की, ठीक है। चाइना में भी होगी इंडिया की एम्बेसी और रशिया में भी होगी, उसके बाद जापान में भी होगी, उसके बाद हांगकांग में होगी, श्रीलंका के अंदर होगी। तो अलग अलग कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसी होगी। इंडिया के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी है तो वहां पे भी होगी इंडिया की भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिया की एम्बेसी है, एक छोटा सा घर बना लेते हैं, ये इंडियन एम्बेसी है, ठीक है। अब ये है भले ही वहां की जगह, यूएसए की जगह, लेकिन ये कवर किसके अंदर होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर होगी। आ रही है बात समझ में, क्यों कवर होगी वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। क्योंकि ये जितना भी काम हो रहा है यहाँ पे वो हो तो इंडिया का ही रहा है ना, ठीक है। भले वो इंडिया यूएसए की जगह है लेकिन वो इंडिया की एम्बेसी है, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर कवर होगी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। उसके अलावा रिक्स हो गए। अब उसके अलावा एक और छोटी सी चीज होती है, बेस कैंप का। बेस कैंप का आप लोगों ने नाम सुना है,
अब मिलिट्री के अलग अलग हेडक्वार्टर्स रहते हैं, जैसे अब अपन सपोज करिए जापान के अंदर एक इंडिया का हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ये जापान है, माना यहाँ जापान नहीं है, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए, चलो रशिया मान लेते हैं, यहाँ पे रशिया है आपका। अब रशिया के अंदर बेस कैंप है इंडिया का, बेस कैंप ऑफ इंडिया, तो ये भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। अब एक नॉटिकल माइल्स कितने का होता है ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, इसलिए मैं बता देता हूं। नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर, ठीक है। तो जो भी समुद्र के अंदर, जो सी के अंदर जो 12 नॉटिकल माइल्स की जगह रहेगी, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर होगी, ठीक है। इधर से भी ये सारे 12 नॉटिकल माइल्स की जगह इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर होगी। सब 4 चीजें अपन लोगों ने देखी, सबसे पहले 5 हो गई, सॉरी, सबसे पहला तो ये इंडिया खुद, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स की जगह, तीसरे नंबर पे इंडिया की एम्बेसी, चौथे नंबर पे रिग्स, कंटेनर्स और बेस कैंप, ये सभी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होंगे। अब यहाँ पे कोई भी आके रहे, रशिया के अंदर बेस कैंप है इंडिया का, यहाँ पे खुद रशियन व्यक्ति ही आके काम क्यों ना कर ले, लेकिन वो जो भी पैसा कमाएगा वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, ठीक है। तो अब इसकी भी डेफिनेशन बनाना सीख लें। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम इधर भी होना जरूरी है, ठीक है। फैक्टर इनकम तो चाहिए ही चाहिए, फैक्टर इनकम तो एक नेसेसरी चीज है। ट्रांसफरेबल इनकम को नेशनल इनकम या है डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। अब डेफिनेशन जो मैंने बताई है आप लोगों को, वही आप लोग देखेंगे। ये डोमेस्टिक इनकम, इट इज द सम टोटल लिखना जरूरी था, अपन ने वहां पे समेशन लिखा, समेशन भी लिख सकते हैं आप, समेशन लिख देना आप लोग। So it is the summation of all total factor income generated by all the producing units. Producing units जरूर लिखना, क्योंकि ये जो अभी रह रहे हैं प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। इंडिया के अंदर है तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा, अगर वो मिलिट्री के अंदर रह रहे हैं तो वो भी अपना एक रक्षा करना भी जो एक बात है, जो अपना एक आर्मी को तैयार करना है, तो वो भी एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ही कहलाएंगी, ठीक है। जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, कंफ्यूज मत होइएगा, अपन अभी दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर तो होना जरूरी है यार, एक साल के अंदर अंदर होनी चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक बार इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये यहाँ पे अपन लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इधर साइड में लिख रहा हूं नेशनल इनकम, अब इनकम को मैं y लिख सकता हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर y लिखते हैं इनकम को, आप लोगों को भी पता होगा कि इनकम को y लिखते हैं, तो मैं इसलिए y लिख रहा हूं। y का मतलब क्यों, क्योंकि चलो मैं इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लूंगा y को, कि y का मतलब क्योंकि क्या है, इसका ज्यादा काम आपको है ना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। नेशनल इनकम और इधर आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। यहां पे क्या चाहिए, रेसिडेंट होना जरूरी है। अब इसको कलर चेंज कर लेते हैं, रेसिडेंट जरूरी है, ठीक है। यहां पे क्या, रेसिडेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी आके कमाए, बस हमको तो पैसा चाहिए, तो रेसिडेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई काम है क्या, डोमेस्टिक को DOM लिख रहा हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई काम है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं है।
लेकिन इधर डोमेस्टिक टेरिटरी का काम है क्या? बिल्कुल है। आखिर कैसे काम नहीं है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इन दोनों का नाम है वो मैं आपको अभी अब समझाता हूँ। एग्रीगेट्स अपन जब पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे अपन एग्रीगेट्स का, बाकी इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एग्रीगेट्स को। ठीक है, तो एक पहले मैं छोटे से इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला से अपन उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन एग्रीगेट्स को कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है मैं समझ रहा हूँ, चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तब सबसे पहले अपन लोग 11th पास सब करके आए, जब भी 12th में आए अपन लोग। ठीक है, 11th के अंदर अपन लोग एक P&L अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबको याद होगा, जो भी कॉमर्स के बंदे नहीं हो, जिनका इकोनॉमिक्स हो, अगर वो पीसीएम फील्ड से हैं तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। हमारे अकाउंट्स के अंदर एक अकाउंट बनता है P&L अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इधर सारी इनकम लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड होती है, इधर सारी इनकम लिखी जाती है, और ये डेबिट साइड होती है, इधर सारे खर्चे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इधर से जब ये एक ट्रेडिंग अकाउंट हुआ करता था, ऊपर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता था तो यहाँ पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे एक जब बैलेंसिंग फिगर बनता था, सेल्स के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते थे, उसके अंदर से सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को माइनस करते थे, तो आता था ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता था P&L अकाउंट के अंदर, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर से फिर सारे खर्चे माइनस होते थे। अभी अपना जो सबसे मेन खर्चा है डेप्रिसिएशन, तो अपन उसको लिखते हैं, तो इधर डेप्रिसिएशन माइनस होगा टू डेप्रिसिएशन, तो आप लोगों का आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, कोई कहानी तो रच नहीं रहा अपन, इसका एक एग्जांपल है छोटा सा। ग्रॉस के अंदर से जब आप लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट आता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो नेट प्रॉफिट आया। अब देखो, अब ये जो अपनी एप्लीकेशन लिखी है अपन ने, इसको मैं आपको समझाता हूं। अब क्या लिखा है मैंने क्या बोला था, अपन जब ग्रॉस के अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये देखो सॉरी मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्रॉस के अंदर से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट आएगा। ये वही फॉर्मूला हो गया ना, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक छोटा सा काउंट वापस से ग्रॉस के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी एक क्या बन गया, डेप्रिसिएशन का भी एक इसके अंदर से छोटा सा फॉर्मूला बन गया। डेप्रिसिएशन का भी एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। जब अपन डेप्रिसिएशन को इधर ले आएंगे तो ये माइनस सा प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस चले जाएगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। ठीक है, ये फॉर्मूला समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी नेशनल इनकम के आगे 3 मेथड्स आएगी, दैट इज योर वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद इनकम मेथड, थर्ड नंबर पे आपके एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों के अंदर आपको इन फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इनको बेसिक अपन एग्जांपल में समझ रहे हैं, बुक्स के अंदर क्या लिखा है मुझे उससे कुछ नहीं करना है, मैं तो आपको जो समझा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि अपन ने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, P&L अकाउंट बनाया था, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिली होंगी, आप लोगों को समझ भी आ जाना चाहिए। ठीक है, कि जब अपन लोगों ने ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन अपन ने इस साइड लिखा था डेबिट साइड में, तो इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ। अब अपन सेकंड नंबर पे आते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर और ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI। ये क्या लिखा है, सपोज करिए ये आप लोग हैं, कौन है ये आप लोग, सपोज करिए किसी का नाम चुन्नू होगा, किसी का नाम मुन्नू होगा, कोई सोनू, टोनू, वरुण, धरुण, जो भी हो वो व्यक्ति है, आप लोग हैं ये। ठीक है, अब आप लोग हैं, आप लोगों का ऐसा शेड्यूल है कि आप है ना इंडिया में है ना 8 महीने रुकते हैं, इंडिया के अंदर 8 महीने रुकते हैं, 8 मंथ्स, और 4 मंथ्स आप लोग
यूएसए में जाके रहते हैं या जहां भी फॉरेन जाके रहते हैं, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात मैंने मानी। अब इंडिया की इनकम रिलेटिवली यूएस से और जहां भी फॉरेन है उससे कम है, ये मैंने माना। तो आप जो 8 महीने में इंडिया में कमा रहे, 8 4 12 हो रहे, पूरे 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स है आपके पास। तो इंडिया के अंदर आपने 12 मंथ्स रह के आप लोगों ने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपीज। और वही जब आप 4 मंथ्स में आपने जब फॉरेन गए, यूएसए लिख देता हूं मैं इसको, यूएसए, इसको लिख देता हूं इंडिया। 8 महीने आप इंडिया में रहे, 4 मंथ्स आप यूएसए के अंदर रहे, ठीक है। तो अब 4 महीने आप लोगों ने वहां पे कुछ इनकम कमाई होगी, वहां पे भी काम ही करने जा रहे हैं ना, 8 महीने इधर का काम, 4 महीने उधर का काम, सिंपल। ठीक है, आप हो तो इंडिया के रेसिडेंट, ये मैंने माना, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर लाया कर रहा है, क्योंकि आप 8 महीने के पैसे इंडिया में खर्च कर रहे हो, 4 महीने की भी इंडिया में खर्च कर रहे हो, ये मैंने माना। देखो सब चीज एक से आपस में कनेक्ट है, ठीक है। अब आपने 4 महीने में वहां पे 12 लाख रुपए कमा लिए, क्योंकि अभी अपन लोगों ने बात करी कि हाँ यूएस की इनकम ज्यादा होती है इंडिया से, माना। चलो अभी आप लोगों के पास टोटल कितने हो गए, 22 लाख रुपीस हो गए, 22 लाख रुपीस। मानते हो कि नहीं मानते हो उस बात को, ठीक है, कि बेसिक कैलकुलेशन में नहीं आती। तो अब ये तो आपकी डोमेस्टिक इनकम हो गई, क्योंकि आपने घर के अंदर पैसा कमाया। तो घर के अंदर डोमेस्टिक मानते हो, समझ में आता है ना। डोमेस्टिक इनकम अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि जो इंडिया के अंदर रह के कमाया जा रहा है, चाहे वो इंडिया के रिक्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, उसके बाद एम्बेसी हो गई, इंडिया का बेस कैंप हो गया, तो वो डोमेस्टिक हो गया। और नेशनल मतलब नेशनल अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन के अंदर आप जाके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल और इधर डोमेस्टिक। अब ये NFIA वाली चिड़िया का नाम क्या है, 2 टर्मिनोलॉजीज आएंगी, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं। ये खाली जगह है मेरे पास। एक होता है फीफा, एक होता है फीटा, और फिर इनसे आता है NFIA। अब ये फीफा फीटा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप लोग यूएसए गए सॉरी, वहां से पैसा कमा के लाए, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, क्योंकि आप पैसा कमा के लाए। फ्रॉम मतलब होता है से, आप यूएसए से इंडिया में पैसा कमा के लाए, ठीक है। कितना पैसा कमा के लाए, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस, ठीक है। और फीटा, अब कोई चाइना का व्यक्ति भी तो होगा जो इंडिया में आएगा, कोई रशिया का व्यक्ति भी तो होगा जो इंडिया में आएगा। नेशनल इनकम के अंदर अपन ने देखा, वो इंडिया के अंदर आके पैसा कमा के ले जा रहा है वापिस, टू मतलब वहां लेके जा रहा है, उसके चाइना लेके जा रहा है, उसके रशिया लेके जा रहा है। तो वो आप सपोज करो एग्जाम्पल के अंदर मानो 3 लाख रुपए कि आपने 2 लाख रुपए 12 लाख रुपए आपने वहां से कमा के लाए फ्रॉम अब्रॉड, और टू अब्रॉड मतलब आप लोगों ने 3 लाख रुपए अब्रॉड भेजे। तो नेट नेट क्या निकल गया, 9 लाख रुपए आप लोगों ने घर में कमाए बैठ के, ठीक है, मतलब वहां जाके लाए, 9 लाख रुपए लेके आए। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ये आएगा, इसको बोलेंगे NFIA, ठीक है। सो ये आप लोग नेट नेट कमा के लाए, ठीक है। सो इसको मैं NFIA मान लूं कि नहीं मान लूं, क्योंकि ये ओवरऑल अपना टोटल में से माइनस होके ही आता है 12 लाख रुपए। 4 महीने में आप लोगों ने जो अब जैसे 15 लाख रुपए कमाए हैं आपने वहां पे जाके, लेकिन 3 लाख रुपए कोई और लेके चले गया है, तो नेट नेट चीजें आपकी 12 लाख रुपए यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ठीक है। तो इसको मैं NFIA बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये डोमेस्टिक इनकम हो गई, इधर डोमेस्टिक अभी अपन लोगों ने बात करी है, हाँ, कि डोमेस्टिक मानेंगे अपन इसको। तो डोमेस्टिक और NFIA को जोड़ देंगे तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आनी चाहिए, सीधी बात है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी नेशनल इनकम। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। इधर डोमेस्टिक को ले आओ, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल, नेशनल इधर चले गया, माइनस NFIA। आ गई बात समझ में।
तो ये आप लोगों का एक छोटा सा डायग्राम है जो मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा, लेकिन जो मैंने बोला है उसके जरिए आप लोगों ने सुन लिया है, आप आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। आगे बढ़ते हैं, आपका तीसरा फॉर्मूला, ये आखिरी फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चौथा फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन मेथड का, वो अपन जब वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ेंगे जब ही समझेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। जो समझ में आने वाला है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, बताता हूं अभी। एक सपोज करो आपने एक मशीन बनाई, ठीक है, ये मशीन बनाई, ठीक है, कुछ तो प्रोडक्शन करा, ये मशीन आपकी 2 लाख रुपए में बनी, 2 लाख रुपीज। तो कॉस्ट क्या आ गई इसकी, कॉस्ट लिख देते हैं अपन यहाँ पे, कॉस्ट 2 लाख रुपीज। अब इसके अंदर आप लोग टैक्स माइनस करेंगे, थोड़ा सा टैक्स तो लगता ही है ना, सभी को टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स आप लोगों को लग गया, सॉरी टैक्स ऐड होगा, टैक्स आप लोगों को सपोज करिए 1 लाख रुपए टैक्स लग गया, ठीक है, ये आपका टैक्स आ गया। तो आपकी वैल्यू आ गई मार्केट प्राइस, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में बेचने लायक इसकी कीमत आ गई है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या जुड़ेगा, आप प्रॉफिट भी तो कमाएंगे, मशीन ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे किसी को भी, प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट जोड़ लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। ज्यादा लालच नहीं करेंगे अपन, ज्यादा लालच नहीं, बस 50,000 रुपए जोड़ेंगे, 50,000, 50K। तो आपकी फाइनल जो वैल्यू हो गई वो 350K, मतलब 3.5 लाख रुपए हो गई कि नहीं हो गई सेलिंग प्राइस। अब ये तो अपन यहाँ पे 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस अपना प्रॉफिट PFT इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ये बस एक टैक्स नया शब्द है, क्योंकि अब आप लोग थोड़े मैच्योर हो गए, थोड़े बड़े हो गए, आप लोगों ने देखने लग गए कि टैक्स कटता है आप लोगों के पापा मम्मी जिनका भी सैलरी में से, ठीक है। तो अपन लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि नहीं। हो गया, तो इतने बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि कॉस्ट प्राइस के अंदर आप लोग प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब मैंने बस इसके अंदर एक टैक्स नया शब्द जोड़ा है। अब कॉस्ट को क्या बोलेंगे, अब थोड़ा अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन कोई बेसिक बच्चों वाली भाषा तो पढ़ेंगे नहीं 5th क्लास की। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको कॉस्ट को बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट का नाम बदल के फैक्टर कॉस्ट हो चुका है। FC लिख रहा हूं मैं इसको ब्रैकेट में, भले आप यहाँ पे FC लिख लीजिए, ये फैक्टर कॉस्ट की पूरा नाम लिखा है। फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप लोगों ने टैक्स जोड़ दिया। अब टैक्स को अपन लोग क्या लिखेंगे, NIT, जिसको क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT का फॉर्मूला होता है जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, सपोज करिए आपका GST हो गया, अकाउंट्स के अंदर आप लोगों ने 12 चैप्टर पढ़ा है लास्ट ईयर 11th के अंदर, ठीक है। तो आप लोग जो भी टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे उसको, इनडायरेक्ट टैक्स। और कुछ सब्सिडी मिलती है आपको, ठीक है, सब्सिडी गैस सिलेंडर पे भी हो सकती है, आपके जो भी आपका घर में गैस सिलेंडर आता है, या तो फिर आपका पानी का बिल हो गया, या तो फिर आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, इसके अंदर आपको कुछ छूट मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो इसको बोलेंगे, ये तो ग्रॉस है ना अभी, ये पूरा, अच्छा ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन अपन लोगों ने पढ़ा था, तो ये ग्रॉस है, ठीक है, और इसके अंदर से ये डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, एग्जांपल के लिए अपन समझने के लिए बोल रहे हैं, ये ग्रॉस है, इसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, तो क्या अपना क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू NIT। तो ये NIT मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के अंदर, फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप लोग NIT जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस आएगी। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का आप लोगों को कुछ काम नहीं है यहाँ पे, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा, नहीं तो कुछ लोग बच्चे कमेंट्स कर देते कि आप लोगों ने भैया प्रॉफिट क्यों लिखा है जब उसका कुछ काम ही नहीं आ रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ गया। तो प्रॉफिट एक बेसिक सी भाषा है कि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, लेकिन टैक्स का होना जरूर है, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सॉरी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट और NIT अपन लोगों ने यहाँ पे ये रखा अपना दोनों, और ये मार्केट प्राइस आ गई। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है कॉम्प्लिकेटेड, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर एक छोटा सा चीज लिख देते हैं अपन लोगों ने जो समझा अभी उसको।
ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस, इसके अंदर आप लोगों ने टैक्स जोड़ा था तो आपका आया था मार्केट प्राइस। अपन केवल इतनी सी बात काम की है, कॉस्ट प्राइस को आप लोग क्या बोल देंगे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। टैक्स को बोल देंगे NIT जो कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, और मार्केट प्राइस को तो मार्केट प्राइस ही बोलेंगे। तो ये आपके 3 फॉर्मूलाज हो गए, सॉरी 2 फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। फॉर्मूले अपन लोगों ने अब टोटल में 3 पढ़े हैं, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI, और एक ये तीसरा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था एग्रीगेट का हल्का सा टच दूंगा केवल इस पार्ट में, बाकी अपन लोग उसको अगले पार्ट में समझेंगे। केवल एग्रीगेट का नाम कैसे बना मैं ये बताऊंगा, ठीक है। सपोज करिए आपके 3 वैल्यूज ले रहा हूं मैं, डैश डैश डैश। इसको अभी अपन नाम दे देते हैं, रोमन नंबर में x होता है ना, ठीक है, वो वाला x x x और इधर 2 छोटे x। अब ये मैंने क्या लिखा है ये मैं समझाता हूं। पहला वाला जो x रहेगा वो हमेशा ग्रॉस रहेगा या तो नेट रहेगा, पहला शब्द, ठीक है। दूसरा शब्द हमेशा या तो नेशनल रहेगा या तो डोमेस्टिक रहेगा, और तीसरा वाला शब्द हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, इसका नाम प्रोडक्ट ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो 2 x है छोटे छोटे से, ये या तो फैक्टर कॉस्ट रहेंगे या तो मार्केट प्राइस रहेंगे। आ गई बात समझ में। अब ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और अगला वीडियो कहाँ मिलेगा, कॉमर्स अनलॉक्ड पे। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए @कॉमर्स अनलॉक्ड ऑफिशियल, या तो फिर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए कॉमर्स अनलॉक्ड और आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। ये था आप लोगों का नेशनल इनकम का पार्ट 1। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू। कैसा था, बढ़िया था। हमने 12th में बोल दिया कि वीडियो बना।